ये आप देख रहे हैं अरिष्ट और अरिष्ट नाशक विचार। जब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम जब किसी की हॉरोस्कोप बनाते हैं उसी समय हमें पता चल जाता है कि इसमें बुरा क्या होने वाला है इसके साथ और अच्छा क्या होने वाला है। कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो इसके लिए बुरा करेंगे, इसकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं रहेंगे, और इसका पैदा होना किसी रिलेशन विशेष के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, चाहे वो माता है, पिता है, भाई है, बहन है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, मामा है। और उसी दिन ये पता चल जाता है आपको। ये आपने प्रवीण 2 में ये पढ़ा होगा कि गंड मूल वगैरह आपने पढ़े होंगे। तो उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, उनका सेहत के कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिसके ऊपर इंसान की सेहत डिपेंड करती है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अरिष्ट विचार, सबसे पहले बुरा विचार करेंगे। विचार का मतलब देखेंगे कि हॉरोस्कोप में क्या बुरा है। जन्म के समय जातक की पातकी अरिष्ट, ग्रहारिष्ट और गंडारिष्ट का विचार। पातकी का मतलब होता है हॉरोस्कोप, जन्म पत्री। उसमें ग्रह जो खराब करते हैं वो, कॉम्बिनेशन जो खराब है वो, और गंड मूल का विचार इस लेसन में बताया जाएगा। नंबर 1, जन्म में चंद्रमा, अष्टम में मंगल, 9वें में सूर्य और 12वें में शनि हो तो इसको मैं और ज़्यादा डिटेल में बताने के लिए साथ में खोल लेता हूँ वाइट बोर्ड, ताकि आपको मैं हॉरोस्कोप में लगा के ये बता सकूं जितना भी हो गया। क्योंकि इस तरह बताने से थोड़ा स्पीड कम हो जाएगी, अच्छे से पूरा शायद लेक्चर ना ख़त्म हो सके, लेकिन इतना ज़रूर है कि जितना मैं करवाऊंगा वो आपको समझ ज़रूर आ जाएगा, ये ज़रूर लगता है। लगन में चंद्रमा, लगन होता है पहला घर। यहाँ पे चंद्रमा हो, मून हो। अष्टम में मंगल, मार्स 8वें घर में आ गया, 9वें घर में सूर्य, और 12वें में यदि शनि हो तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं है। आपको ये समझ आनी चाहिए कि ऐसा क्यों लिख दिया है। व्यक्ति साढ़े सती में पैदा हुआ। साढ़े सती आपको समझ है ना, चंद्रमा से एक घर पहले शुरू होती है। जब चंद्रमा से सैटर्न एक घर में शुरू होता, एक घर पहले होता है। ये व्यक्ति चंद्रमा जब पैदा हुआ, चंद्रमा से एक घर पहले सैटर्न था। इसका मतलब ये व्यक्ति साढ़े सती में पैदा हुआ, बॉर्न इन साढ़े सती, नंबर 1। और उसके बाद ये मंगल इसके चंद्रमा से 8वें घर में है, मार्स इन 8th हाउस। सूर्य यहां पे 9 नंबर राशि है, लेकिन यहां पे सूर्य की प्लेसमेंट पिता की सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। इसलिए यहाँ पे जो सूर्य है अपनी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। इसलिए यहाँ विचार किया जाता है कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। तो ये एक अरिष्ट विचार है। नंबर 2, लगन में चंद्रमा पाप ग्रह के साथ स्थित हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। लगन में चंद्रमा है, इसके साथ बैठा है, चाहे
पाप ग्रह कौन से होते हैं? राहु बैठ जाए, चाहे केतु बैठ जाए, चाहे शनि बैठ जाए, ये पाप ग्रहों की स्टेज में आते हैं। और ऐसे समय में भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। कारण है कि लगन और चंद्रमा दोनों ही दूषित हो गए हैं पाप ग्रहों से। नंबर 3 कॉम्बिनेशन है लगन एवं अष्टम पाप ग्रह स्थित हो और 12वें भाव में शीन चंद्रमा बैठा हो। इसका मतलब है लगन में भी पाप ग्रह बैठा हो और लगन में कोई पाप ग्रह बिठा लो, राहु बिठाओ, केतु बिठाओ, चाहे आप शनि बिठाओ, छठे का स्वामी बिठा लो, 6th लॉर्ड बिठा दो। यहाँ पे पाप ग्रह नेचुरल पाप ग्रह से बोला है। शनि का छठे का स्वामी, 8वें का स्वामी, 12वें का स्वामी फंक्शनल मैलेफिक होते हैं। यदि वो पाप ग्रह नहीं होंगे तो उनका काम नहीं चलेगा। और ऐसे में जो चंद्रमा है यहाँ पे बैठा हो शीन, शीन मतलब जब वो छोटी राशि का है, जब वो वेनिंग मून है, वेनिंग मून है जो वेनिंग मून। Sir, if we apply practically this, if we take the 8 number Lagan, okay, or 9 number Lagan, where moon in 12th means moon is debilitated as well, and then नहीं ये जनरलाइड है। वहां पे जहाँ पे लगन की बात होगी मैं बताऊंगा आपको। ये जनरलाइड है, बिना किसी बात से देखना है, प्राइमा फेसी लुक से देखना है। हमने हॉरोस्कोप की देखी है, निगाह लगाई, उस पर देखा कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही, तो ये बात है। जन्म के समय शीन चंद्रमा पाप ग्रह और राहु की दृष्टि में हो, चंद्रमा कहीं बैठा हो, उसको यहाँ बैठाओ, चाहे 4th हाउस का उसका अपना घर है, चाहे यहाँ बैठा लो। 4 नंबर है, ये 4 नंबर रूल है। जन्म में शीन जो चंद्रमा है वो कमजोर हो, चाहे वो डिग्री से कमजोर हो, चाहे वो दुश्मन की राशि में बैठने से कमजोर हो, और उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो या राहु की दृष्टि हो। राहु भी पाप ग्रह है। ऐसे में दृष्टि कहाँ से आएगी? यहाँ से राहु की दृष्टि आ सकती है, यहाँ से केतु की दृष्टि आ सकती है, यहाँ से राहु की दृष्टि आ सकती है, केतु की दृष्टि आ सकती है, शनि की दृष्टि आ सकती है। शनि की दृष्टि यहाँ से आ सकती है, 10th दृष्टि आ सकती है। शनि की दृष्टि यहाँ से आ सकती है, 10th दृष्टि आ सकती है। और शनि की दृष्टि 7वीं होती है, शनि की दृष्टि 3री होती है, शनि की दृष्टि 10वीं होती है। ये दृष्टियाँ आ सकती हैं। इसी समय शनि यहाँ साथ में बैठ सकता है, तो भी ये कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा। और उसके बाद जो कॉम्बिनेशन है चंद्रमा 4थे भाव में, 7वें और 8वें भाव में स्थित हो और उसके दोनों तरफ पाप ग्रह स्थित हो। चंद्रमा 4थे भाव में, चंद्रमा को यहां बैठा दो। 7वें भाव में या 8वें भाव में स्थित हो, दोनों तरफ पापी ग्रह हो। जैसे एक तरफ सैटर्न बिठा दिया, एक तरफ राहु बिठा दिया, या यहाँ पे एक तरफ राहु बिठा दिया, एक तरफ सैटर्न बिठा दिया, या यहाँ पे एक तरफ सैटर्न बिठा दिया, एक तरफ केतु बिठा दिया। तो ये पापी ग्रह, ये क्या हो गया? मून इन पाप का मून, इसको यदि मैं पढ़ाऊं आपको, मून इन 4th, 7th और 8th हाउस, बट इन पाप कर्तरी योग, पाप कर्तरी योगा।
जब चंद्रमा के दोनों तरफ पापी ग्रह होगा तो पाप कर्तरी योग में हो जाएगा। ऐसा 5 नंबर आदेश है। उसके बाद 6 नंबर के बोलता है चंद्रमा छठे, 8वें, 12वें भाव में स्थित हो और उस पर राहु की दृष्टि हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मून है वो त्रिक भावों में हो। मून त्रिक भाव में, ये छठा भाव है, मून यहाँ हो गया, मून यहाँ हो गया, 12 में हो मून, लेकिन उसको राहु देखता हो। राहु कैसे देखेगा? राहु देखेगा अपनी 5वीं दृष्टि से, अपनी 7वीं दृष्टि से या कंजंक्शन से। राहु 7 में बैठ गया तो भी परेशान। राहु इसको कहीं 7वीं दृष्टि से यहां से बैठ के देख सकता है, राहु यहां बैठ के देख सकता है। यदि राहु यहां बैठता है तो इसको 5वीं दृष्टि आती है यहां का, और यही यहां बैठता है तो 7वीं दृष्टि आती है, यहां वो 7 में बैठ गया है। इसी तरह जब इसको देखेगा तो राहु यहां से देख लेगा यहां बैठे हुए चंद्रमा को, इससे 5वीं दृष्टि आ गई। और यहां से देखेगा तो 8वें घर में बैठे हुए चंद्रमा को 5वीं दृष्टि से देख लेगा, या 7 में बैठ जाएगा, या 7वीं दृष्टि से राहु यहां से बैठ के 7वीं दृष्टि से देख लेगा। यहां से बैठ के 7वीं इसको देख रहा है, यहां से 7वीं इसको देख रहा है। तो तीनों पापी जो घर हैं उसमें राहु, उसमें चंद्रमा बैठा हो, उसको राहु देख रहा हो तो ये योग बनता है। तो अरिष्ट योग बनता है, जो जातक की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा, जातक परेशान रहेगा हेल्थ की तरफ से। ये हम जातक के पैदा होते ही जो हॉरोस्कोप बनाते हैं, जब आपके लिए आपके पास लोग आते हैं देखने के लिए कि हमारा बच्चा कैसा रहेगा, इसकी सेहत कैसी रहेगी, तो हम सिंपली बोलेंगे कि अभी छोटा है, इसकी पथरी तो अभी नहीं बनानी चाहिए, आपको ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन हाँ इतना बताएंगे थोड़ा जब तक छोटा रहेगा थोड़ा सा ढीला रहेगा, थोड़ी सेहत के लिए आपको थोड़ा परेशान करता रहेगा। अब आएगा राशि का बात जो आप कर रहे थे अभी। चंद्रमा मीन, वृश्चिक और कर्क राशि में हो और राशि के अंतिम नवांश में विज्ञामान हो। देखो इसका मतलब क्या है, यदि हम कालपुरुष की कुंडली बनाएं तो ये बताते हैं आपको। ये 7 नंबर है, मून 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8, 9, 10, 11 और 12। चंद्रमा वृश्चिक, वृश्चिक का मतलब हुआ है 8 नंबर सानी, चंद्रमा यहां हो। चंद्रमा कर्क राशि, चंद्रमा यहां हो। मीन राशि, चंद्रमा यहां पे हो। चंद्रमा मीन में, वृश्चिक में और कर्क राशि में हो, और राशि के अंतिम नवांश में विज्ञामान हो। चंद्रमा का शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो और पंचम स्थान पर पाप ग्रह की दृष्टि हो या पाप ग्रह स्थित हो। देखो कैसे है। अंतिम नवांश क्या होता है? एक राशि में 9 नवांश होते हैं, उसके 3.20 डिग्री का एक होता है, 3 डिग्री 20 मिनट का हो। और अंतिम नवांश तब होगा यदि इस भाग में चंद्रमा होगा। यदि इस भाग में चंद्रमा होगा तो वो अंतिम नवांश में चंद्रमा माना जाएगा। ये भाव कितनी से कितनी डिग्री का होता है आपको मालूम होना चाहिए कि ये भाव 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक का होता है। चंद्रमा की डिग्री 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में होनी चाहिए, तब ये रूल अप्लाई होता है।
यहाँ से भी 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री तक होना चाहिए। यहाँ भी 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में यदि होगा, और ऐसे में क्या बोला है, चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, कोई अच्छा ग्रह इसको देख ना रहा हो, पंचम ग्रह पर पाप ग्रह की दृष्टि या पाप ग्रह स्थित हो, यहाँ पे पापी ग्रह कोई राहु हो, केतु हो, शनि हो, ऐसे जैसे चाहे बैठे हो चाहे इसको देख रहे हो, दृष्टि हो, आस्पेक्ट और कंजंक्शन, तो भी व्यक्ति की सेहत खराब रहती है। पांचवा घर सेहत का होता है, गुड हेल्थ का। फिफ्थ हाउस इज ऑलवेज, फिफ्थ हाउस इज ऑलवेज हाउस ऑफ गुड हेल्थ है। क्यों है गुड हेल्थ? क्योंकि छठे का 12वां है, बिकॉज इट्स 12th फ्रॉम रोग स्थाना, रोग स्थाना मीन्स 6th हाउस। ये क्लियर है। अब 8वां है, 8वें स्थान में मेष राशि का चंद्रमा हो, 23 डिग्री का हो, तो 23 वर्ष के अंदर जातक की मृत्यु। 21 डिग्री अंश का चंद्रमा वृष में हो, 22 डिग्री अंश का चंद्रमा मिथुन में हो, 22 अंश का कर्क में हो, 21 अंश का सिंह में हो, 1 अंश का कन्या में हो, 4 अंश का तुला में हो, 21 अंश का वृश्चिक में हो, 18 अंश का धनु में हो, 20 अंश का मकर में हो, 20 अंश का कुंभ में हो और 10 अंश का चंद्रमा मीन में हो, तो व्यक्ति की मृत्यु उसी साल में होती है। लेकिन इसके लिए ये बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन आपको बता रहे हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि उस पर कोई अच्छा प्रभाव ना हो और बुरे ग्रहों की दृष्टि या कंजंक्शन यदि चंद्रमा के साथ होगी, तो यदि उसकी मार्केश की दशा उस उम्र में चलती होगी तो उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यदि हम ये बोलें कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये डेडली है, तो इसका हम मना नहीं कर सकते। 8वें स्थान में मेष राशि का चंद्रमा 23 अंश का हो, तो 23 वर्ष के अंदर जातक की मृत्यु होती है। यदि वृष राशि में 21 अंश का चंद्रमा हो, तो 21 साल की उम्र में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यदि मिथुन राशि में 22 अंश का चंद्रमा हो, तो 22 साल के अंदर मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके लिए यदि ऐसे चंद्रमा को बृहस्पति वगैरह देखता हो तो ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। तो उसके लिए मैं अभी आपको पत्री भी दिखा देता हूँ। मेरी अपनी हॉरोस्कोप में चंद्रमा जो है वृषभ राशि में पड़ा है। डिग्री तो मुझे याद नहीं उसकी, अभी देख भी लेंगे अभी आपके सामने, लेकिन उसको बृहस्पति देख रहा है। इसलिए आज 64 साल की उम्र में आपके सामने जिंदा बैठा हूँ। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसको आप जरूर पढ़िए, याद कीजिए। ये एक बहुत डेडली और इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। 7वें स्थान में लगन का स्वामी पाप ग्रह से युक्त हो तो 1 वर्ष तक सेहत खराब रहती है। लगन का स्वामी, यदि लगन का स्वामी, जैसे ये लगन का स्वामी है, यहाँ पे मंगल बैठा है, यहाँ पे लगन का स्वामी मंगल आ गया 7वें घर में और पाप ग्रह से युक्त है, और पाप ग्रह से युक्त है तो 1 वर्ष तक व्यक्ति की सेहत खराब रहती है। काफ़ी रहती है, थोड़ी नहीं रहती है। व्यक्ति अपने पेरेंट्स की
एक बड़ी समस्या बना रहता है, उसके मन की परेशानी बना रहता है। व्यक्ति के पेरेंट्स उसकी सेहत को लेकर चिंतित रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम बोलते हैं हमारा बच्चा तो हमारे हाथों में ही आ गया था, बड़ा मुश्किल से रिकवरी हुई है, भगवान ने बचा लिया, नया जन्म दे दिया, ऐसी ऐसी बातें होने लग जाती हैं। पाप ग्रह से युक्त जन्म राशि का स्वामी 8वें में स्थित हो तो भी ऐसा होता है। 8वें और 12वें स्थान में सूर्य, मंगल एवं शनि स्थित हो तो 1 मास तक व्यक्ति बहुत बुरी तरह बीमार रहता है। 8वें और 12वें स्थान में सूर्य, मंगल और शनि स्थित हो तो व्यक्ति 1 मास तक जन्म लेने के बाद बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। ऐसे बच्चों को कई बार 1-1 महीना बाद छुट्टी मिलती है घर ले जाने के लिए। लगन में राहु तो 6ठे स्थान 8वें स्थान में चंद्रमा स्थित हो तो भी व्यक्ति छोटा होता हुआ बीमार रहता है। थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसकी रिकवरी होती रहेगी, उसकी रेजिस्टेंस बीमारी के खिलाफ बढ़ती रहेगी, लेकिन वो बीमार जरूर होता है। 8वें भाव में लग्नेश पाप ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो तो 4 महीने तक बच्चा बहुत बीमार रहता है, माता पिता उसके लिए चिंतित रहते हैं। 3रे, 6ठे, 9वें, 12वें स्थानों में निर्बली होकर शुभ या पाप ग्रह स्थित हो तो 6 महीने तक बच्चा सेहत की तरफ से चिंता का विषय बना रहता है। पहले 5वें, 8वें, 10वें और 11वें में पाप ग्रहों की राशियां हों तो 5वें स्थान सूर्य, चंद्र एवं मंगल स्थित हो तो 6 महीने तक बच्चा पेरेंट्स की परेशानी बना रहता है, उसको सेहत को लेके बच्चों को पेरेंट्स परेशान रहते हैं। 6ठे एवं 8वें स्थान में पाप ग्रह स्थित हो और अस्त पाप ग्रह की दृष्टि भी उन पर पड़ रही हो तो 1 वर्ष तक बच्चा अच्छी सेहत नहीं रखता। केंद्र में चंद्र और बुध स्थित हो, केंद्र में चंद्र और बुध स्थित हो और अस्त मंगल अथवा शनि की दृष्टि उन पर पड़ रही हो तो 1 वर्ष के अंदर जातक की मृत्यु हो जाती है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। बड़ा ही डेडली ये कॉम्बिनेशन है। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, केंद्र में चंद्र और बुध स्थित हो और अस्त मंगल अथवा शनि की दृष्टि उन पर पड़ रही हो तो 1 वर्ष के अंदर व्यक्ति की, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसमें मैं आपको थोड़ा करके बताता हूँ क्योंकि कॉम्बिनेशन काफ़ी डेडली है। आपके याद होगा तो आपके काम आएगा और मैं आपको बताता हूँ। ऐसे कॉम्बिनेशन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, वैसे ये पोस्ट विषाद की बातें हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बनेगा, इसलिए मैंने एक प्रयास किया है आपके साथ कि आप यदि इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। एक आपका विश्वास बनेगा कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं, हमने भी देखी हैं चीज़ें, उसको बताया था, उसके साथ ऐसा हो गया, उसका बच्चा बीमार रहता है, उसकी कॉम्बिनेशन देखे तो ये हैं, तो कॉम्बिनेशन देख के बताया कि आपका बच्चा तो ऐसा लगता है कि थोड़ा ढीला रहता है, आपका चिंता का विषय है, तो पेरेंट्स ने बोला हाँ जी, तो उससे क्या होगा, आपका मनोबल बढ़ेगा। जैसे आपको पिछली बार मैंने कुछ शादी के बारे में बताया था तो आपकी क्लास ने अच्छा रिस्पांस दिया था, आप कुछ देखने लग गए थे, उसी आशा में मैं ये भी आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, केंद्र में चंद्र और बुध स्थित हों, केंद्र में चंद्र बुध स्थित कर दिए, कहाँ कहाँ कर दें, लो यहाँ कर देते हैं, चंद्रमा यहाँ बढ़ा देते हैं, बुध यहाँ बढ़ा देते हैं, एक केंद्रीय है,
अस्त मंगल अथवा शनि की दृष्टि उन पर पड़ रही हो। यदि हम शनि यहां बढ़ा देंगे, 1 नंबर की राशि होगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अस्त मंगल, इसका मतलब क्या है कि मंगल या शनि को अस्त तभी होगा जब वो चंद्रमा के करीब बैठे होंगे। तो बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, हॉरोस्कोप में कहीं बैठ सकते हैं। शनि को यदि यहां बढ़ा दें तो भी ये सामने देख रहा है, 10वीं दृष्टि से इसको भी देख रहा है, और मंगल यहां अस्त हो जाता है, यहां डेबिटेट हो जाता है। सूर्य के साथ, ये सूर्य को देते हैं यहां सबसे पहले, सन को बिठा देते हैं, इसके साथ शनि को बिठा देते हैं। सूर्य की डिग्री 5, शनि की 8, ये बुरी तरह से अस्त हो गया। तो अब अस्त क्या करेंगे? यदि हम मंगल को देखना है, मंगल को हम देखते हैं, मंगल यहाँ अस्त कर देते हैं। तो यदि हम मंगल को यहाँ पे बढ़ा दें, साथ में सूर्य को बढ़ा दें, डिग्रियाँ पास पास कर दें कि 10 डिग्री कर दें कि 12 डिग्री कर दें, ये मंगल पूरी तरह अस्त हो गया और अपनी 8वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है। और ऐसे में क्या होगा कि 1 साल के अंदर अंदर बच्चे की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके लिए ये हमने देखना है सेफ्टी फैक्टर क्या है। 1 साल के अंदर 1 वर्ष में बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अब आपने एज एस्ट्रोलॉजर क्या करना है? घबराना नहीं है। क्या देखना है? नोट क्या है? सी इफ एनी पॉजिटिव influence on moon और लगना। यदि ऐसे में यहां पे बृहस्पति बैठ जाए साथ में, या यहां पे बृहस्पति बैठ जाए, चंद्रमा पे आ जाए, या बृहस्पति यहां पे बैठ जाए, या बृहस्पति यहाँ पे बैठ जाए, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ से बृहस्पति 9वीं दृष्टि से लग्न को देख रहा है, यहाँ से बृहस्पति 9वीं दृष्टि से लग्न को देख रहा है, यहाँ से बृहस्पति 7वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है, यहाँ भी बृहस्पति बैठ जाए, यहाँ से भी वो चंद्रमा को 5वीं दृष्टि से देख रहा है। तो ऐसा वो कभी हरगिज नहीं होने देगा। ऐसे में 5th लॉर्ड, 5वें घर का स्वामी, जो 5th लॉर्ड है, उसका एस्पेक्ट इफ 5th लॉर्ड एस्पेक्ट्स लगना और नेटल मून को कर रहा होगा, तो वो नहीं होगा। जैसे सूर्य है, सूर्य 5th लॉर्ड है, नेटल मून को देख रहा है या साथ में बैठा है, या बृहस्पति को लगन को देख रहा है, तो ऐसा नहीं होने देगा। तो जैसे हमने ये कॉम्बिनेशन पढ़ा, आपको इमीडिएट पता होना चाहिए कि 5वें घर का स्वामी तो सूर्य लगन को देख रहा है। कैसे हो सकता है? ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। कॉम्बिनेशन को डरना नहीं है। यदि आप घबरा जाओगे कॉम्बिनेशन को देख के, तो फिर आप हॉरोस्कोप में से सेफ्टी फैक्टर नहीं देख पाओगे। सबसे बड़ी बात है कि आपने कहीं भी घबराना नहीं है।
सूर्य, मंगल और शनि छठे और आठवें भाव में हो तो 1 वर्ष तक व्यक्ति बीमार रहता है। अष्टमेश प्रथम भाव में और लग्नेश अष्टम भाव में हो तो 5 वर्ष तक व्यक्ति बच्चा जो है बीमार रहता है, सेहत उसकी अच्छी नहीं रहती। छठे, 8वें, 12वें भाव में कर्क अथवा सिंह राशि का शुक्र स्थित हो तो पाप ग्रह से देखे जा रहे हो तो 6 वर्ष तक व्यक्ति जो है बीमार रहता है। तो इसके लिए कॉम्बिनेशन है, ये फिक्स कॉम्बिनेशन है। लगन 21 नंबर कॉम्बिनेशन है। लगन में सूर्य, मंगल और शनि स्थित हो, इकट्ठे बैठे हो तो 7वें भाव में शीन चंद्रमा हो तो 7वें वर्ष में मृत्यु। देखो कितना डेडली कॉम्बिनेशन दे रखा है, वो आपको बताता हूं। मैंने आपको पहले बोला था बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपकी सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आपके लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये कॉम्बिनेशन आपको दे रहा हूँ, जिसको जानने के बाद एक बड़े एस्ट्रोलॉजर आप बन सकते हैं और आपका इंटरेस्ट बन सकता है। आप कृपा देखिए, अपने अपने घरों में बैठे जितने बंदे हैं उनकी हॉरोस्कोप देखिए और उनसे पूछें कि क्या आपकी सेहत इस समय में खराब रही। ऐसे में यदि 10, 15, 20 कुंडलियाँ आप ले लोगे तो आपका हौसला खुल जाएगा, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाएगा। जो पर्सनल एक्सपीरियंस का कॉन्फिडेंस है ना, उसका अलग ही मज़ा है। जब आपको किसी चीज़ का पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसका बहुत मज़ा आता है और आप पूरे जोश से, कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, आपको घबराहट कभी नहीं होती बोलने से। अब देखो, लगन में सूर्य, मंगल, शनि स्थित हो, ये उन्होंने राशि कोई नहीं बोली, बस सूर्य, मंगल और शनि बिठा दिए। शीन चंद्रमा 7वें भाव में शीन चंद्रमा हो, 7वें, ये 7वां भाग है, इसमें वीक मून को बिठा दिया है तो 7th ईयर is dangerous to native। फिर वही बात बोलता हूं, इसको 5 फिफ्थ लॉर्ड देखता हो, इसको जुपिटर देखता हो कॉम्बिनेशन में, लगन को या शनि को, फिर ऐसी बात नहीं होती, फिर सेहत खराब होती जरूर है लेकिन व्यक्ति बच जाता है। छठे, 8वें, 12वें स्थानों में सूर्य, चंद्रमा और शनि का योग हो, छठे में, 12वें में, 8वें त्रिक हाउसेस शनि, सूर्य, चंद्रमा, शनि का योग हो तो 1 वर्ष तक व्यक्ति की सेहत खराब रहती है। पहला 1 साल जो बच्चे का खराब जाता है। अष्टमेश लग्न में और चंद्रमा 7वें भाव में स्थित हो तो शनि की दृष्टि अष्टमेश पर हो तो 9 वर्ष तक व्यक्ति की सेहत खराब रहती है। छठे, 7वें, 8वें, 12वें स्थानों में चंद्रमा और लग्नेश स्थित हो तो 12 वर्ष तक सेहत खराब रहती है। सूर्य और शनि, चंद्र और लग्नेश स्थित हो तो 12 वर्ष तक ये सेहत जो है खराब मानी जाती है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो अरिष्ट के कॉम्बिनेशन है, जो आप लोगों को आने चाहिए। प्रैक्टिस करोगे तो आपके मांस मंजा हो जाएंगे, आपके याद हो जाएंगे। अरिष्ट नाशक योग, जो अपने ऊपर 25 योग पड़े वो अरिष्ट योग थे। अब इनको कैंसल कैसे होता है, ये अरिष्ट यदि हो पत्री में तो उसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति गया, इसको कैंसल कैसे होगा। जातक के जन्म के समय भिन्न भावों और राशियों में स्थित ग्रहों के कारण जातक के अरिष्ट के नाश का योग भी बनता है, मतलब अरिष्ट के कैंसलेशन योग बनता है। जातक के जन्म के समय भिन्न भावों और राशियों में ग्रह से अरिष्ट नाश योग बनता है। शुक्ल पक्ष के रात्रि में जन्म का जातक का जन्म हो और छठे और 8वें स्थान में चंद्रमा स्थित हो तो
अरिष्ट योग खत्म हो जाता है। दूसरे, तीसरे, चौथे, छठे, सातवें, नौवें और 12वें ग्रह स्थान में शुभ ग्रह की राशि एवं नवांश स्थित हो तो भी अरिष्ट योग खत्म हो जाता है। पहले, चौथे, सातवें, 10वें स्थान में जन्म राशि का स्वामी स्थित हो और शुभ ग्रह केंद्र में हो तो भी अरिष्ट योग खत्म होता है। तीसरे, पांचवें, छठे, सातवें, 8वें और 11वें राशियों में स्थित ग्रह स्थित हो तो भी अरिष्ट योग खत्म होता है। मित्र के ग्रह उच्च राशि और अपनी राशि में चंद्रमा स्थित हो तो भी अरिष्ट योग खत्म हो जाता है। चंद्रमा से 10वें स्थान में गुरु और 12वें स्थान में बुध, शुक्र एवं पाप ग्रह गए हों तो भी अरिष्ट योग खत्म होता है। केंद्र में मेष और कर्क राशि का चंद्रमा स्थित हो और शुभ उस पर दृष्टियां पड़ती हों तो भी ये अरिष्ट योग खत्म हो जाता है। मेष, वृष और कर्क लग्न में हो, उसमें राहु हो और 11वें स्थानों में सभी ग्रह गए हों तो भी अरिष्ट योग खत्म होता है। पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 10वें और 11वें स्थानों में सभी ग्रह गए हों तो भी अरिष्ट योग खत्म हो जाता है। शत्रु ग्रह राशि का पूर्ण चंद्रमा हो, शत्रु की राशि में पूर्ण चंद्रमा पूर्णमासी हो तो भी अरिष्ट योग खत्म हो जाता है। छठे एवं 8वें स्थान में शुभ ग्रह के वर्ग में गया हुआ चंद्रमा स्थित हो तो भी अरिष्ट योग खत्म होता है। शुभ ग्रह चंद्र एवं लग्न की दृष्टि डाल रहे हो तो भी अरिष्ट योग खत्म होता है। पहले, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें स्थानों में शुभ ग्रह की राशियां नवांश गया हो तो भी चंद्रमा का अरिष्ट योग खत्म हो जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब है, जब कभी चंद्रमा कंफर्टेबल पोजीशन में होगा, उसको अच्छे ग्रह देखते होंगे, बृहस्पति देखता होगा, 5वें घर का मालिक देखता होगा, लग्न का स्वामी देखता होगा, तो ये अरिष्ट योग खत्म हो जाता है। ये पूरे के पूरे अरिष्ट कैंसलेशन के 20 योग हैं। ये कंप्लीट हमारा एक दर्पण है, एक इंस्टेंट इंडेक्स है, एक इंस्टेंट नोट है जो आपकी फाइल में लगा होना चाहिए। जब भी आप हॉरोस्कोप देखें तो एक नज़र इस पे मारते हुए हॉरोस्कोप में देखें कि चंद्रमा की पोजीशन क्या है, लग्न के स्वामी की पोजीशन क्या है और उसको बुरे घर देख रहे हैं या नहीं देख रहे, बुध की पोजीशन क्या है, उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस जातक का अरिष्ट योग है और उसके बाद आप देखेंगे ये कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे ही आप इसको 10, 15, 20 कुंडलियों पे देख लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपका इंटरेस्ट भी इसमें बढ़ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आशा करता हूँ आज का ये अरिष्ट और अरिष्ट नास्तिक विचार आपको अच्छा लगा होगा, आपके काम आएगा। यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इसी के साथ एक रिक्वेस्ट कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दिया करो यदि अच्छा लगता है, तो इससे चैनल की गुडविल बढ़ती है, और शेयर कर दिया करो यदि आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच।